हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 16 और 17 मई 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़ इज NEET यानी कि नीट यूजी री एग्जाम ऑन 21st जून। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। सो रिसेंटली आपका जो पेपर है, गैस पेपर जिसको हम बोलता है, उसका जो लीकेज हुआ है ना। एंड इसका जो लीक के वजह से ये जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन कर दिया है। एंड ये रिकंडक्ट होगा आपका 21 जून को। ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये नेसेसरी है। आप लोग में से जो भी ये न्यूज़ देख रहा है, आपका जितना भी वेलबींग्स है, आपका जितना भी घर का फैमिली है जो ये एग्ज़ाम दे रहा है, वो लोग को अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है वो 21 जून को होने वाला है, री एग्ज़ाम। ठीक है। तो ये डेट के लिए ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम दे रहा है। ओके। उसके बाद अगले साल से जो एग्ज़ाम होगा नीट का अंडर ग्रेजुएट का, वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑनलाइन से डन। सो रीशेड्यूल हो गया है, आपका जो एग्ज़ाम है 21 जून को, और अगले साल से ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये इसको कौन करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इसका रेगुलेटरी बॉडी है। डन। नेक्स्ट, बंद ए डेमोक्रेटिक राइट और ए डेमोक्रेटिक बर्डन। सो रिसेंटली हम लोग सब देखा है 36 आवर का जो बंद था, तो इसीलिए ये इश्यू रिगार्डिंग द बंद के बारे में है। एंड बंद का जो टॉपिक्स होता है ये लोग ज़्यादातर सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है इसमें पूछा जा सकता है। ओके। सो इसलिए आज का ये जो टॉपिक है इसमें मेंस पर्सपेक्टिव में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो करेंटली अरुणाचल प्रदेश में जो बंद हुआ है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ द इनर लाइन परमिट का वायलेशंस को लेके, इलीगल इमिग्रेशंस को लेके, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो करप्शंस है ना, उसको लेके किया गया है। ठीक है। सो डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो डिक्लेयर करता है कि बंस इलीगल है, और उसको वॉलेंटरी जो स्ट्राइक्स होता है, हड़ताल, उससे वो डिस्टिंग्विश करता है। फिर भी समटाइम्स सच टाइप्स ऑफ मूवमेंट, डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत नेसेसरी होता है सोसाइटी के लिए। तो इसलिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में जो एग्ज़ाम का पॉइंट्स में जो पर्सपेक्टिव है, जैसे कि लॉ एंड जुडिशियल प्रेसिडेंस, उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। सबसे फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि आपका फंडामेंटल राइट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे रूल करता है कि सिटीजन के पास डेमोक्रेटिक राइट्स है अंडर आर्टिकल 19 एंड एज वेल एज अदर आर्टिकल 21, कि वो अपने फंडामेंटल लिबर्टीज़ के लिए वो मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मतलब इन डेमोक्रेटिक वे, नॉट इन मतलब वायलेंट वे, इन डेमोक्रेटिक पीसफुल वे से वो प्रोटेस्ट कर सकता है। वो उसका फंडामेंटल राइट्स एक्सटेंशन ऑफ द आर्टिकल 19 के अंदर में वो आ जाता है। ठीक है। समझ में आ गया। लेकिन जैसे सुप्रीम टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट का बहुत सा वर्डिक हुआ है, जैसे भारत कुमार पालिचे एंड स्टेट ऑफ केरला में वो डिक्लेयर किया है कि बंद जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, ठीक है, लेकिन नेसेसरी प्रोटेस्ट इन पीसफुल वे में वो कर सकता है। दूसरा आपका AIDMK वर्सेस चीफ सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड किया है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी या तो पॉलिटिकल बॉडी फाइनेंशियल वो लोग लाइबिलिटीज में का अंदर में आ जाता है। अगर कोई बर्न कॉल करेगा और बर्न में कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होगा, तो जो बर्न कॉल किया है वो उसको पे करेगा, है ना, यानी कि लाइबिलिटीज पेमेंट का। ओके। उसके बाद लीगल डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियली जो खुद डिस्टिंग्विश किया है कि स्ट्राइक, हड़ताल एंड बंद के बीच में। स्ट्राइक मतलब जब वर्कर्स लोग, आपका जो लेबर होता है उससे जब वो लोग लेबर का काम नहीं करेगा और एब्सट्रेंड करेगा, बिकॉज ऑफ वेज पेमेंट हो सकता है। और हड़ताल, हड़ताल ज़्यादातर बिजनेस लोग वॉलंटरीली खुद से अपना दुकान को क्लोज डाउन करता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द मार्केट रेट या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोडक्ट के वजह से। बर्न, बर्न एक ऐसा फोर्स है जहाँ पे हम फोर्सफुली किसी को थ्रू फेयर या तो फोर्स के अनुसार हम उसको क्लोजर करने देता है ना, कोरिसिव क्लोजर्स बोलता है उसको हम लोग। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्री के बारे में, अरुणाचल प्रदेश आर्टिकल 371H के अंदर में, इसको भी याद करो एग्जाम के लिए, उसका एक्सटेंशन में आता है, जहाँ पे गवर्नर को स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सो
इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉसेस फॉर द कस्टमरी लॉस एंड लैंड ओनरशिप नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का जो लूप होल में 6 शेड्यूल गैप है ना, 6 शेड्यूल नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ और सिर्फ इनर लाइन परमिट एंड शेड्यूल 5 के थ्रू हम जो आपका बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 में जो बना है, उसी के बेस पे ट्राइबल डेमोक्रेटिक को हम ट्राइबल डेमोग्राफिक्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहा है एंड रेगुलेशन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द आउटसाइडर्स को हम प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूट एक बहुत बेहतरीन काम कर सकता है। ये ऑथर जो आर्टिकल में ये मेंशन करता है कि एम्पावरिंग पंचायत राज को नेसेसरी है ताकि वो लोकल का जो ग्रेवेंसेस है ना, और आईएलपी से जो इश्यूज है वो लोग को टैकल कर सके। ठीक है, तो बर्न कॉल रिसेंटली इसलिए हुआ है क्योंकि जब आपका सिविल सोसाइटी यानी कि आपका जब पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब वो फेल हो जाता है एनफोर्समेंट करने के लिए, लॉ एनफोर्समेंट करने के लिए, और साथ ही साथ जब वॉइड स्ट्रक्चर है ना, इन मतलब सफिशिएंट स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है जिसके वजह से टाइम एंड अगेन आईएलपी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तब आपका जो सोसाइटी होता है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में ये प्रोटेस्ट को लेके आ जाता है। ओके, सो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 ये वो एक्ट है जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन समय में फॉर द इंटरेस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द हिल पीपल की वजह से हिल पीपल लोग के लिए यहाँ पे एक फ्रंटियर लाइन ट्रैक को इंक्लूड करता है, जहाँ पे कोई भी नॉन नेटिव जो होता है वो ये ट्राइबल एरियाज में एंटर करने के लिए वो लोग को आईएलपी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आईएलपी के ही अंदर में नेटिव जो नॉन नेटिव्स होता है वो लोग कभी भी ट्राइबल पीपल्स का जो लैंड होता है उसको वो लोग परचेस नहीं कर सकता है, वो लोग उसको मतलब प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के तौर पे नहीं एक्ट कर सकता है। ओके, उसके अलावा फॉर एनी मतलब एंट्री इनटू द स्टेट वो लोग को एक वैलिड पासेस जरूरी है, और इसका वायलेशन दे आर मतलब प्रोन टू पनिशमेंट के तौर पे देखा जा सकता है। सो बेस्ड ऑन आईएलपी के अलावा अरुणाचल प्रदेश का जो एक्सटेंशन है आर्टिकल 371 उसको हम 371 जी मिजोरम का एंड 371 ए जो नागालैंड के हैं उसके साथ हम कंपेयर कर सकता है। सो एग्जाम फॉर्म के लिए ये याद रखो, नागालैंड का जो आर्टिकल 371 ए है उसको 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 से डाला गया है, बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल माना जाता है, जिसमें नागा रिलीजियस प्रैक्टिस कस्टमरी लॉज को भी प्रोटेक्ट करता है। अरुणाचल में ऐसे नहीं है, सिर्फ आईएलपी ही है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के एक्ट, सो इट्स नेसेसरी कि इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें। उसके बाद आर्टिकल 371 जी जो मिजोरम का है ये आपका 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 से डाला है, इसमें भी प्रोटेक्शन ऑफ द कस्टमरी लॉज, सिविल लॉज, लैंड ओनरशिप वो रखा गया है। दूसरा अरुणाचल का जो आर्टिकल 371 एच है ये 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 से डाला गया है, इसमें लीज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजेक्शन है, ऐसा कोई कस्टमरी प्रोटेक्शन नहीं है, इसीलिए आईएलपी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम ग्रीट पीपल ऑफ सिक्किम ऑन स्टेटहुड डे। तो अरुणाचल प्रदेश का जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है एज वेल एज यहाँ का जो डिप्टी सीएम है वो सिक्किम को उसका स्टेटहुड डे में वो दोनों अपना ग्रीटिंग्स सेंड किया है। ओके, सो सिक्किम जो 16 मई में बिकमिंग द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया वो डे को ऑब्जर्व करता है, सिक्किम डे बोलता है, सिक्किम स्टेटहुड डे। ओके, तो सिक्किम से रिलेटेड सिक्किम का हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा देखेगा फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो 1947 से पहले सिक्किम का जो स्टेटस था वो बेसिकली बुद्धिस्ट हेरार्की मोनार्की वो स्टेट मतलब डायनेस्टी में माना जाता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पारामोंसी समय में, तो वो आपका चौगियल डायनेस्टी के अंदर में रूल करता था। उसके बाद इंडो सिक्किम ट्रीटी ऑफ 1950 के अंदर में सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट ऑफ द इंडियन स्टेट के अंदर में वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1954 के तहत सिक्किम एसोसिएट स्टेट बन जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बन जाता है। एंड उसके बाद रेफरेंडम के थ्रू जिसमें 97.5% ऑफ द पीपल इन फेवर ऑफ एबोलिशिंग मोनार्की एंड कम्प्लीटली एमर्जिंग इनटू इंडिया एज 22nd स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पे ये रेफरेंडम पास होता है। इसी के चलते आपका 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1935 आता है, जिसके थ्रू वो इंडिया का फुल फ्लेज स्टेट बन जाता है। ठीक है,
हो जाएगा। उसके अलावा सिक्किम में आर्टिकल 371F का एक्सटेंशन है। ये बेसिकली वो लोग का जो लोकल लैंड एंड कल्चरल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। ओके, उसके बाद ओवर द ईयर सिक्किम एक डोमिनेंट इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में अराउंड 62.6% ऑफ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा 2016 में सिक्किम बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटायरली ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक। उसके अलावा सिक्किम निर्मल राज्य है ना, निर्मल राज्य के अंदर में 100% सैनिटाइजेशन कवरेज वो ऑब्टेन कर सका है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसका जो लिटरेसी रेट भी एवरेज से बहुत ज़्यादा है, 82.2% एवरेज होगा। CBSE makes three language study compulsory in class 9 from July 1st. So CBSE एक नया रूल स्टार्ट किया है जहाँ पे एटलीस्ट 2 ऑफ द नेटिव इंडियन लैंग्वेज को इंक्लूड करने के लिए बोला है अलोंग विद द इंग्लिश, जैसे कि R1, R2 एंड R3। ये बेसिकली आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन के साथ अलाइन करता है होगा। तो ये ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो 1 जुलाई 2026 से फॉर द क्लास 9 स्टूडेंट के लिए लागू हो जाएगा। तो स्टूडेंट को ट्री लैंग्वेजेस पढ़ना है, ए मिनिमम 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेज होना पड़ेगा होगा। तो फॉरेन लैंग्वेज के बारे में, फॉरेन लैंग्वेज को एज ए थर्ड लैंग्वेज भी लिया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल लैंग्वेज। तो ऐसा होने से 4 लैंग्वेज हो सकता है। ठीक है, और इवैल्यूएशन मेथड क्या होगा, असेसमेंट सिर्फ ट्री लैंग्वेज का किया जाएगा। डन। ठीक है, और ये एकेडमिक और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या होगा, इसको 2 लेवल सब्जेक्ट सिस्टम के अंदर में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूअल लेवल सिस्टम मैथमेटिक्स एंड साइंस के भी। तो इसमें मैंडेटरी कोर्स में 80 मार्क्स का बोर्ड पेपर होगा और एडवांस में ऑप्शनल टाइप का आपको टेस्टिंग प्रोफेंसली दिया जाएगा ताकि आपका कंसेप्चुअल को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो क्लास 10 एग्जाम 2028 में होगा, ये भी आपका डुअल लेवल सिस्टम में किया जाएगा। 80 मार्क्स प्रैक्टिस मतलब राइटिंग और 20 जो आपका असेसमेंट के तौर पे। ओके, और साथ ही साथ इसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो है उसमें भी रिलैक्सेशन किया जाएगा। ओके, सो ये पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के साथ मतलब अलाइन करता है, जिसमें हम मल्टी लिंग्विस्टिक एंड ये जो रूटेड लर्निंग यानी कि जो ऑल बेसिक लर्निंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम है उसको रिमूव करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट, वीकेंड एटलिक सिंड्रोम ड्राइविंग स्पोर्ट्स इन स्पोर्ट्स इंजरीज among urban professionals warn doctors. So doctor have warned, especially आपका जो orthopedic expert है, they have warned कि urban professionals में आपका weekend athletic syndrome है ना, वो arise हो सकता है। वो इसलिए होता है because of the corporate routine और ज़्यादातर इनएक्टिवली हम लोग वीकेंड्स में रहता है, उसके वजह से फ्रॉम द एज 20 से लेके अर्ली 40 में एक सिंड्रोम नॉन एज वीकेंड एथलेटिक सिंड्रोम राइज होने का चांसेस होता है। ठीक है, सो इट्स नेसेसरी, ये एक सिंड्रोम है जहाँ पे एक्यूट या तो क्रोनिक आपको मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हो सकता है, आपको आगे जाके उठना बैठना ये सब सिंड्रोम्स हो सकता है। ओके, तो इसके अंदर में वीकेंड वॉरियर फिनोमिना वो क्या होता है, ये एक ऐसे पैटर्न है जहाँ पे इंडिविजुअल होल एक्टिविटीज़ है ना, जितना भी एंटायर फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको 1 या 2 सेशन में करता है। ओके, एंड ज़्यादातर इसमें प्रोफेशनल एज ग्रुप जो आपका 20 से 40 है वो लोग इसके अंदर में आ जाता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 10.6 आवर्स वो लोग पर डे सिट करता है विदाउट एनी मूवमेंट्स। इसके वजह से वो लोग का जो पुअर फिजिकल बेस लाइन स्ट्रेंथ होता है एंड वो लोग मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज से वल्नरेबिलिटी हो जाता है। ओके, सो इससे आपको सॉफ्ट टिश्यू एंड लिगामेंट डैमेज हो सकता है, बोन या तो जॉइंट का रैप्चर्स, बैक पेन हो सकता है, सोल्जर इंजरीज हो सकता है, एंड आगे जाके आपका हाई स्ट्रेन के वजह से यानी कि प्रोलॉन्ग इनएक्टिविटी की वजह से आपको अनकंडीशन टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, सो इसके लिए इट्स नेसेसरी कि कॉर्पोरेट एथलेटिक्स है ना, जहाँ पे हम लोग रेगुलर सस्टेनेबल मूवमेंट्स डेवलपमेंट करना, या तो एक 10 मिनट्स का वार्म अप एवरी 1-2 आवर्स में मतलब वार्म अप की तरह वॉकिंग वॉकिंग करना है ना, और दूसरा है कि सफिशेंटली डिहाइड्रेट करना खुद को, इट्स नेसेसरी। ओके, सो इससे ये सिम्टम से हम इसको कंट्रोल कर सकता है। दूसरा,
वन नेशन वन इलेक्शन विल स्ट्रेंथन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 years, जेपीसी चेयरमैन चौधरी. सो जॉइंट पार्लियामेंट्री स्टडी, जेपीसी हम बोलेगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री स्टडी कमिटी वन नेशन वन इलेक्शन का, ये पहले आपका रामनाथ कोविंद था, अभी ये चेंज हो गया है, पीपी चौधरी इसका चेयरमैन है. ठीक है. सो ये एक ऐसा कमीशन है जो बेसिकली आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, उसको वो साइमल्टेनियस यानी कि एक के बाद एक करने का कोशिश कर रहा है. और वो बोल रहा है कि अगर ऐसा करने से ओवर द नेक्स्ट 100 years ये एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट में वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर में, इनिशिएटिव के अंदर में देखने को मिलेगा. ठीक है. साथ ही साथ ये जो कमीशन है ये बोल रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन डज नॉट मीन कि एक दिन में सब वोट करेगा, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ फेजेस जो आपका इलेक्शन कमीशन बताएगा उस फेज में किया जाएगा. ठीक है. सो ये लोग का जो टारगेट है ये एवरी इलेक्शन को सिंक्रोनाइज साइकिल फॉर्मेट में 2034 तक करने का कोशिश कर रहा है. ठीक है. तो वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर में लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली करने का प्रपोजल रखा गया है. ओके. सो आर्गुमेंट इन फेवर, ये ज़्यादातर आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है. तो इससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो सकता है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो होता है उसको कट करेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में मदद करेगा. जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू हो जाता है इलेक्शन होने से, तो ऐसे में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी को मेंटेन करेगा. गवर्नेंस और इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी लेके आएगा, है ना. आपका जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ द कैंपेन के वजह से होता है उसको वो रिमूव करेगा. ठीक है. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बहुत नेसेसरी है आपका वेरियस आर्टिकल्स रिलेटेड टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव, उसमें अमेंडमेंट होना ज़रूरी है. उसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, जो 10 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, उसको भी नेसेसरी अपग्रेडेशन करना है, ताकि मिड टर्म में कोई गवर्नमेंट कोलैप्स या तो डिस्टर्ब इन द पावर मतलब साइकिल नहीं होने के लिए. ओके. सो गवर्नमेंट दो मॉडल को चेक कर रहा है, एक जर्मन मॉडल और दूसरा जापानीज मॉडल के तौर पे आपका वन नेशन वन इलेक्शन को फॉलो करने का कोशिश कर रहा है. तो इसमें आर्टिकल 83 जो ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है, इसमें सर्टन चेंजेस लेके आना पड़ेगा, है ना. यानी कि आपका जो 5 year टर्म है, इसमें जब उसको सिंक्रोनाइज करेगा तो फुल टर्म का जो सिंक्रोनिटी है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होगा. उसके बाद आर्टिकल 124 ये आपका स्टेट लेजिस्लेटिव से है ना. उसके बाद आर्टिकल 85 डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा से रिलेटेड है, एंड आर्टिकल 174 डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली से रिलेटेड है. उसके साथ साथ अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरीज फेल होता है तो उसमें आर्टिकल 356 भी इम्पोज हो जाता है. तो ये सब आर्टिकल्स को आपको याद करना है. ठीक है. डन. उसके बाद आर्टिकल 325(2) ये एक यूनिफाइड वोटर डाटाबेस फॉर द कंट्री वो क्रिएट करेगा अंडर द इलेक्शन कमीशन का ऑथराइज से. इससे एवरी सिंगल इलेक्ट्रोल वैलिड आपका लोकसभा असेंबलीज म्यूनिसिपल एंड लोकल पंचायत में यूज़ किया जा सकते हैं. ठीक है. सो एमसीक्यू में पहला, इंडो सिक्किम ट्रीटी ऑफ 1950 डेजिग्नेटेड सिक्किम एज एन एसोसिएटेड स्टेट. उसके बाद क्या ये सही है ना गलत है, तो ये तो गलत होगा, है ना. एसोसिएट स्टेट नहीं बना है, इसमें प्रोटेक्शनर स्टेट बनाता है. 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेल फुल फ्लिज, ये सही है. एक्सटेंशन ये सही है, तो और ये हो जाएगा ये वाला. ठीक है. सीबीएसई लैंग्वेज गाइडेंस को लेके स्टूडेंट इन क्लास 9 मस्ट स्टडी 3 लैंग्वेज आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 मस्ट बी नेटिव लैंग्वेज. हाँ सही. एडिशनल वो और ले सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज. थर्ड लैंग्वेज एज द एडिशनल, ये भी ले सकता है. फोर्थ लैंग्वेज असेसमेंट ऑफ द थर्ड लैंग्वेज इवेलुएटेड टू द सेंट्रल बोर्ड, नहीं ये तो नहीं है, वो तो उस हिसाब से इवेलुएट किया जाएगा. ठीक है. तो ऑप्शन होगा 1 एंड 2. Term weekend athletic syndrome and weekend warrior frequently appear in the public health news are best described by which of the following. ये होगा behavioral pattern when sedentary individual compress high intensive pain strain into brief weekend windows, increasing musculoskeletal injury risk. Which of the following constitutional article must be amended to specifically address the legal duration and synchronized termination of the state legislative assembly for one nation one election? ये होता है आर्टिकल 172.
वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत साइमल्टेनियस इलेक्शन मैंडेट दैट पोलिंग अक्रॉस ऑल स्टेट एंड सेंटर मस्ट कंक्लूडेड विद इन ए सिंगल डे। ये तो गलत है ना, वो नहीं बोलता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड इलेक्ट्रल रोल फॉर लोकसभा स्टेट इलेक्शन, ओके ये तो हाँ है, ये सही है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसका प्रोस एंड कॉन्स, ये आपका मेंस का जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रिपेयर करो। उसके बाद थ्री लैंग्वेज फॉर्मुलेशन, वो कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब ये जो फॉर्मेशन हुआ है इससे मल्टी लिंग्विस्टिक का बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। उसके बाद थॉट ऑफ द डे, द ओनली पर्सन हु इज एजुकेटेड इज द वन हु हैज लर्न हाउ टू लर्न एंड चेंज, कार्ल रोजर। सो विद दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।